हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अंड झिल्लियों के प्रकार। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, जो टॉपिक है वो हमारा है अंड झिल्लियों के प्रकार। अब ये अंड झिल्लियाँ क्या होती है बेटा? आपको पता है कि कोई भी सेल जो होती है, किसी भी, अगर मैं मान लो एक सिंगल सेल की बात करूँ, जैसे ये सिंगल सेल है, तो इसके बाहर एक कवरिंग होती है, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं आप जिसे, और इस तरीके से जो होती है जिसको आप कहते हैं सेल वॉल। ठीक है बेटा। तो उसी तरह से अंड झिल्लियाँ, यानी कि जो एग, जिस एग का जो फॉर्मेशन हो रहा है, उस एग के फॉर्मेशन के साथ साथ उसमें कुछ झिल्लियाँ भी पाई जाती हैं। वो झिल्लियाँ बेसिकली क्यों पाई जाती है? ताकि वो जो अंडा है उसका वो प्रोटेक्शन कर पाए। तो अंड झिल्लियों के प्रकार, अब हमें ये देखना है कि वे अंड झिल्लियाँ कौन कौन सी होती है, क्या क्या उनके प्रकार हैं। तो बेटा ये जो अंड झिल्लियाँ होती हैं इन्हें हम कहते हैं सहायक अंड झिल्लियाँ। क्या कहते हैं इनको? सहायक अंड झिल्लियाँ। और इनके बेटा हर एनिमल्स के अंदर इनके कुछ अलग अलग नाम हैं, सब में इनको एक ही नाम नहीं देंगे, सब एनिमल्स के अंदर एनिमल के अकॉर्डिंग इनके अपने अपने नाम हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें प्राथमिक अंड झिल्लियाँ, यानी कि प्राथमिक नाम से पता चल रहा है आपको, यानी कि सबसे पहले बनने वाली, ठीक है बेटा, सबसे पहले बनने वाली अंड झिल्लियाँ, जिनको हम इंग्लिश में बोलेंगे प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स। तो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स वे कौन सी झिल्लियाँ हैं जो किसी भी अंडे में सबसे पहले बनती हैं? तो प्राथमिक अंड झिल्लियाँ के टाइप्स देख लेते हैं हम। टाइप्स का मतलब ये सभी प्राथमिक अंड झिल्लियाँ ही हैं जो चारों मैंने यहाँ मेंशन करी है, लेकिन इन सब का अपना अलग अलग नाम है। एनिमल्स के अकॉर्डिंग इनके अपने अपने नाम होते हैं बेटा, तो वो नाम ही आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जो आप पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो प्राथमिक अंड झिल्लियाँ होती हैं ये बनी होती है पॉलीसेकेराइड की। ठीक है बेटा, सॉरी, म्यूकोपॉलीसेकेराइड की। किसकी बनी होती है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड की, यानी कि म्यूकस जैसा पॉलीसेकेराइड जो है मटेरियल होता है जिसकी ये बनी हुई होती है। और जो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है बेटा विटेलाइन मेम्ब्रेन। हिंदी में इसको बोलते हैं विटेलाइन कला, इंग्लिश में इसको कहते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? विटेलाइन मेम्ब्रेन। तो विटेलाइन मेम्ब्रेन बेसिकली किन किन में प्रेजेंट होती है? ये विटेलाइन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है बेटा फिशेज में, इंसेक्ट्स में, मॉलस्कन्स में, एम्फीबियंस में और एवीज में। इन सभी के जो अंडे होते हैं उनमें जो प्राथमिक रूप से जो झिल्ली उपस्थित होती है, जिसे हमने बोला प्राथमिक अंड झिल्लियां, उस प्राथमिक अंड झिल्ली का नाम क्या होता है? विटेलाइन मेम्ब्रेन। याद रखने योग्य बात यह है कि इन सभी कीटों के अंडों में उपस्थित प्राथमिक अंड झिल्ली को विटेलाइन मेम्ब्रेन या विटेलाइन कला कहा जाता है। और अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस में इन्हीं विटेलाइन मेम्ब्रेन को एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ है जिसका नाम है कॉरियन। क्या नाम है बेटा जिसका? कॉरियन। तो ये कॉरियन भी विटेलाइन मेम्ब्रेन ही है, लेकिन फिशेस के अंदर इसका अपना एक नाम होता है जो कि है कॉरियन। तो ये कॉरियन कह लीजिए आप, चाहे विटेलाइन मेम्ब्रेन कह लीजिए या फिर प्राथमिक अंड झिल्लियां कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करें प्राथमिक अंड झिल्लियों में, सेकेंड की हम बात करें तो सेकेंड है हमारी जोना रेडिएटा। जोना रेडिएटा, हिंदी इंग्लिश सेम है, कोई कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है। हिंदी में भी इसको यही बोलेंगे, इंग्लिश में भी इसको यही बोलेंगे। जोना रेडिएटा किन किन में उपस्थित होती है? ये उपस्थित होती है एम्फीबियंस में, उभयचर में, रेप्टिलियंस में, ठीक है, रेप्टिलिया के मेंबर्स में। ठीक है। तो बेसिकली ये किन किन में प्रेजेंट होती है? उभयचर में प्लस सरीसृप में, उभयचर में प्लस सरीसृप में। अब एक चीज जो उसके बारे में ध्यान देने योग्य मैंने यहाँ लिख दी है, ये किन की बनी होती है बेटा? ये सूक्ष्मांकुरों की बनी होती है। सूक्ष्मांकुर क्या होते हैं? इस प्रकार की रचना होती है, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं सूक्ष्मांकुर, इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है। तो ये सूक्ष्मांकुरों की बनी होती है, इसीलिए इसे माइक्रोपाइल भी कहते हैं। ठीक है बेटा, ये सूक्ष्मांकुरों की बनी होती है, इसीलिए इसका एक और अन्य नाम है विच इज माइक्रोपाइल। अब ये माइक्रोपाइल क्यों बनी है फिशेस के अंदर? ये माइक्रोपाइल क्यों बनी है एम्फीबियंस और रेप्टिलियंस के अंदर? ये माइक्रोपाइल इसीलिए बनी है ताकि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन के दौरान जो शुक्राणु प्रवेश करते हैं अंड कोशिका में, वो इन माइक्रोपाइल के थ्रू जो स्पेस मिल रहा है उसके थ्रू जो शुक्राणु है वो इनसाइड द एग एंटर कर सकते हैं। तो बेसिकली इनके होने का मतलब, इनके होने की इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? कि जो माइक्रोपाइल जो इन्होंने स्ट्रक्चर बनाई, उन माइक्रोपाइल के थ्रू जो स्पर्म्स थे उन्होंने कहाँ एंटर किया? इनसाइड द एग्स। और वो एग्स किसके हैं? वो एग्स हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के। ओके बेटा। अब नेक्स्ट आप आ जाइए, नेक्स्ट जो हमारी है प्राथमिक अंड झिल्ली,
वो है जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा एग्जाम्पल है इसके मैमल्स, हमारे अंदर भी उपस्थित होती है मैमल्स के अंदर। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो भी मैंने यहाँ मेंशन कर दी है कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन के दौरान स्पर्म हैज टू पास थ्रू बाय दीज स्पेस, यानी कि स्पर्म को इस झिल्ली से होके गुजरना पड़ता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो गई बेटा कि जोना पेल्यूसिडा मैमल्स में उपस्थित वह प्राथमिक अंड झिल्ली है जिसमें से होकर स्पर्म को गुजरना पड़ता है। अर्थात स्पर्म को यदि अंड कोशिका में प्रवेश करना है तो उसे इस प्राथमिक अंड झिल्ली से होकर गुजरना पड़ेगा। यही मैंने यहाँ लिखा है इंग्लिश में कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म हैज टू पास थ्रू बाय दिस लेयर, कि इस लेयर से होकर उसको गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा। और लास्ट हम देखते हैं जेली एनवलप, यानी कि जेली समान आवरण, जिसे भी हमने किस में कैटेगराइज कर दिया है, प्राथमिक अंड झिल्ली में। यानी कि किसी भी अंडे के बाहर यदि जेली का आवरण है तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक अंड झिल्ली। तो वो जेली एनवलप जो है वो स्पेशली किन में प्रेजेंट होता है, वो स्पेशली प्रेजेंट होता है इकाइनोडर्म्स में। किसमें प्रेजेंट होता है बेटा, इकाइनोडर्म्स में। और सी इनवर्टिब्रेट्स एनिमल, यानी कि समुद्र में रहने वाले वे जंतु जो बेसिकली क्या है, अकशेरुकी हैं, अर्थात अकशेरुकी का मतलब जिनमें वर्टिबल कॉलम एब्सेंट है, कशेरुक दंड एब्सेंट है। तो जेली एनवलप जो हमने देखा उसमें मैंने आपको क्या बताया कि ये जेली एनवलप, जेली समान जो आवरण है, ये किसमें उपस्थित होता है, ये उपस्थित होता है इकाइनोडर्म में प्लस सी इनवर्टिब्रेट्स एनिमल। ठीक है बेटा, समुद्र में उपस्थित अकशेरुकी प्राणियों में, अकशेरुकी जंतुओं में इस प्रकार की प्राथमिक अंड झिल्ली पाई जाती है। अब ये प्राथमिक अंड झिल्ली जो है इसके अलग अलग नाम है अलग अलग जीवों में। ठीक है बेटा, अब प्राथमिक अंड झिल्ली तो मोस्टली सभी प्रकार के अंडों में देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसे कि आपका कोई भी एग है तो ये इसके बाहर जो मेम्ब्रेन है या जो कवरिंग है इसको हम बोलते हैं प्राथमिक अंड झिल्ली। ठीक है बेटा, इसके अलावा दो अंड झिल्लियां और हैं विच इज सेकेंडरी एंड टर्शरी। सेकेंडरी एंड टर्शरी, सेकेंडरी को बोलेंगे द्वितीयक और टर्शरी को बोलेंगे तृतीयक। यानी कि प्राथमिक अंड झिल्लियां तो लगभग सभी में उपस्थित है। देख लिया आपने, कैटेगराइजेशन देख लिया है कि प्राथमिक अंड झिल्लियां तो लगभग सभी जंतुओं में उपस्थित है। अब अगर हम बात करें कि द्वितीयक और तृतीयक अंड झिल्लियों की, तो वो इससे कुछ वेरिएटेड है, वो इससे कुछ अलग है, कुछ में उपस्थित होती है और कुछ में उपस्थित नहीं भी होती है। तो वो किस में होती है किस में नहीं होती है आगे हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट हमारा देखते हैं द्वितीयक एवं तृतीयक अंड झिल्लियां। तो अब अगर हम बात करें, प्राथमिक अंड झिल्लियां हमारी हो गई थी। अब अगर हम बात करें द्वितीयक अंड झिल्लियां व तृतीयक अंड झिल्लियां, तो वो क्या है एक बार वो भी हम देख लेते हैं। तो बेटा मैंने अभी आपको मैंने बताया कि प्राथमिक अंड झिल्लियां क्या होती है, जो अंडे के सबसे बाहर की तरफ जो होती है, सबसे फर्स्ट जो मिलेंगे उनको हम बोलेंगे प्राइमरी एग मेम्ब्रेन्स, प्राथमिक अंड झिल्लियां। दूसरी जो होगी, जाहिर सी बात है द्वितीयक है तो प्राइमरी के बाद में ही द्वितीयक आएगी। ठीक है, मान लीजिए ये प्राइमरी है तो ये क्या हो गई द्वितीयक। तो प्राइमरी एग मेम्ब्रेन के बाहर जो एग मेम्ब्रेन होती है उसी को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक अंड झिल्ली। और द्वितीयक के बाद में जो होगी उसको क्या बोलेंगे, तृतीयक अंड झिल्ली। तो देख लेते हैं द्वितीयक अंड झिल्लियां क्या होती है बेटा। द्वितीयक अंड झिल्लियां प्राथमिक अंड झिल्ली के बाहर निर्मित होती है तथा ये किसके द्वारा स्रावित होती है, ये स्रावित होती है पुटकीय कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा स्रावित होती है बेटा, पुटकीय कोशिकाओं के द्वारा। फॉलिक्यूलर जो सेल्स होती हैं आपकी वो इसका स्त्रवण करती हैं और इसका फॉर्मेशन करने का काम कौन करती है, वे पुटकीय कोशिकाएं। अब अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात कर ले या हम ये देख ले कि ये कहाँ होती हैं, तो इंसेक्ट्स के अंदर, इन इंसेक्ट्स दे आर मेड बाय का मतलब किनकी बनी होती है, ये इंसेक्ट्स के अंदर ये बनी होती है बेटा सॉलिड काइटिन की, कठोर काइटिन के आवरण की बनी हुई ये होती हैं, जिनको हम क्या कह देते हैं, द्वितीयक अंड झिल्लियां। ठीक है बेटा, इंसेक्ट्स के अंदर जो सॉलिड काइटिन की जो कवरिंग पाई जाती है, कि जो लेयरिंग होती है, आपको पता है इंसेक्ट्स के ऊपर जो बाहरी जो उनकी कवरिंग होती है तो वो कैसी होती है, काइटिन की बनी हुई होती है, जिसका एक अन्य नाम है, वो अन्य नाम है कॉरियोन। क्या नाम है उसका, एक अन्य कॉरियोन। एक चीज और देख लेते हैं हम कि रेप्टाइल्स, एवीज, इन सभी मेंबर के अंदर द्वितीयक अंड झिल्ली अनुपस्थित होती है। साथ ही साथ एक बात और आपको याद रखनी है बेटा, मैंने अभी
5 मिनट पहले ही आपको बताया है, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ कि जो प्राथमिक अंड झिल्लियां है वो तो ऑलमोस्ट सभी में उपस्थित होगी, या आप ये कह लीजिए कि वो ओवरऑल सभी में पाई जाएगी, लेकिन जो द्वितीयक और तृतीयक अंड झिल्लियां है इसकी पॉसिबिलिटी, इसके चांसेस कम है कि ये हो भी सकती है और नहीं भी। कहने का तात्पर्य ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि ये सभी में उपस्थित होती है, जी नहीं, उपस्थित हो भी सकती है और नहीं भी। यदि उपस्थित होगी तो कीट में, यदि उपस्थित है तो कीट में इसका अन्य नाम होगा कॉरियोन। उसके अलावा रेप्टाइल्स और एवीज के सभी वर्ग के प्राणियों में ये कंप्लीटली एब्सेंट होती है। लिख दिया है मैंने यहाँ पे कि इन रेप्टाइल्स एंड एवीज मेंबर दीज आर एब्सेंट, यानी कि सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन रेप्टाइल्स और एवीज मेंबर के अंदर कंप्लीटली एब्सेंट होती है। ठीक है, ये तो बात हुई द्वितीयक अंड झिल्ली की। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं तृतीयक अंड झिल्ली, यानी कि द्वितीयक लेयर के बाहर भी जो तीसरी लेयर होगी उसे ही हम बोलेंगे तृतीयक अंड झिल्ली। क्या बोलेंगे उसे? तृतीयक अंड झिल्ली। तो तृतीयक अंड झिल्ली भी किसी ना किसी ने तो उसका फॉर्मेशन किया ही होगा, तो किसने उसका फॉर्मेशन किया है? तृतीयक अंड झिल्ली का फॉर्मेशन किया है अंडवाहिनी ने। अंडवाहिनी, ओविडक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं अंडवाहिनी। और एनी मैटरनल ऑर्गन और टिश्यू, या तो अंडवाहिनी बनाएगी तृतीयक अंड झिल्ली, या फिर कोई और मात्रक अंग या कोई और मात्रक ऊतक। अंग और ऊतक में अंतर आपको पता है कि कोशिकाएं मिलके ऊतकों को बनाती हैं, ऊतक मिलके अंग को बनाते हैं, अंग मिलके अंग तंत्र को बनाते हैं, और अंग तंत्र के द्वारा ही हमारे संपूर्ण शरीर की रचना होती है। इंग्लिश में कह लें तो सेल मेड tissues, then organ system, and system makes a complete human being. Okay then? तो तृतीयक अंड झिल्लियां जो होती हैं बेटा वो या तो अंडवाहिनी की बनी होती हैं, या फिर किसी मात्रक अंग की बनी होती है, या फिर किसी मात्रक ऊतक की बनी होती है। तो बेसिकली ये बनती कब है? बेसिकली ये तब बनती है, क्लियरली मैंने यहाँ लिख दिया है कि बेसिकली ये तब बनती है जब कोई स्पर्म या जब शुक्राणु ओविडक्ट में से होकर गुजर रहा होता है। ठीक है बेटा, ओविडक्ट में से होकर कोई शुक्राणु जब गुजर रहा होता है उस दौरान, उस दरमियान ये तृतीयक अंड झिल्ली का निर्माण होता है। अब एग्जाम्पल अगर हम देख ले तो अलग अलग प्राणियों में इसके अलग अलग नाम हैं। तो अगर हम देखें तो एल्ब्यूमिन और जो हॉर्नी एग शेल होती है, एल्ब्यूमिन तो आपको पता है अंडे में, मुर्गी के अंडों में सुना है आपने एल्ब्यूमिन होता है। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन और हॉर्नी एग शेल, यानी कि एग के बाहर की जो शेल होता है उसमें कुछ कंटिकाएं निकली रहती हैं। ठीक है बेटा, हॉर्नी कंटिकाएं निकली रहती हैं। ठीक है, तो हॉर्नी एक्शेल, वो हॉर्नी एक्शेल और प्लस वो एल्ब्यूमिन की कवरिंग, वो बेसिकली है क्या? वो बेसिकली ये तृतीयक अंड झिल्लियां हैं, टर्शियरी एग मेम्ब्रेन्स। ठीक है बेटा, विच हेल्प इन फिक्सेशन टू एनी सबस्ट्रेटम, ये करती क्या है कि इसे किसी भी सहारे से चिपकने में मदद करती है। ये एल्ब्यूमिन और हॉर्नी एक्शेल पहली प्रकार की हो गई। दूसरी आप आ जाइए इन एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के अंदर क्या होता है बेटा? जेली कोट होता है, जेली का एक कोट होता है। ठीक है, एक तो होती है जेली की कवरिंग होती है हल्की, कोट होता है थोड़ा उससे थिक, मोटा। तो जेली का एक कोट होता है, जेली का एक कोट समझ लीजिए आप, कठोर, थोड़ा थिक समझ लीजिए आप इसको इस तरीके से। तो एम्फीबियंस के अंदर जेली का कोट होता है जो क्या करता है? विच हेल्प इन फिक्सेशन टू एनी सबस्ट्रेटम, वो जेली का कोट क्या करता है? उसे किसी भी सहारे से चिपकने में मदद प्रदान करता है। किसी भी सहारे से अगर उसे चिपकना है अंडे को तो उसे चिपकने में ये मदद करती है। तो ये कुछ समय के लिए बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए रेप्टिलियंस में। तो इन रेप्टिलिया एंड एवीज, यानी कि रेप्टिलिया में और एवीज में एल्ब्यूमिन होती है, उसके अलावा कुछ और शेल मेम्ब्रेन्स होती हैं, कुछ और अन्य शेल आवरण होता है। ठीक है, और CaCO3 कवरिंग विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग होती है। तो वो कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग जिन अंडों पर है उसे हम बोलते हैं तृतीयक अंड झिल्लियां। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, कहने का अर्थ ये है कि जो CaCO3 की जो कवरिंग है वो एक तरीके की तृतीयक अंड झिल्ली है। तो ये क्या होती है? इज ऑल्सो अ एग मेम्ब्रेन। क्लियरली मैंने यहाँ लिख दिया है कि इन रेप्टिलिया में तथा एवीज में एल्ब्यूमिन, शेल मेम्ब्रेन और CaCO3 की जो कवरिंग होती है वो क्या है? वो एग मेम्ब्रेन है, तृतीयक अंड झिल्लियां हैं। तो ये हो गई बेटा हमारी अंड झिल्लियां। प्राथमिक हमने पढ़ी है अभी, प्राथमिक के बाद में ये है द्वितीयक और ये है
तृतीयक। तो प्राथमिक में आपने वेरिएशन देखे थे कि 4-5 तरीके की हमने देखी थी प्राथमिक अंड झिल्लियां, और द्वितीयक की बात करें तो ज्यादा नहीं है, और तृतीयक में भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो प्राथमिक तो आपकी सब में उपस्थित होंगी, द्वितीयक और तृतीयक की कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं कि इनमें किसी में होगी और किन में नहीं भी होगी। ठीक है बेटा, अब आपका चैप्टर में लास्ट जो टॉपिक हमारा बच रहा है वो है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis के अंदर सिमिलैरिटीज। ठीक है बेटा, एक शब्द होता है सिमिलैरिटीज यानी कि समानताएं, एक होता है बेटा डिफरेंशिएट अर्थात कि विभेदन, कि दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, प्लस दोनों में क्या समानताएं हैं। तो अगर समानताओं की बात करें हम तो समानता यह है कि दोनों की ही शुरुआत किससे होती है, प्रिमोर्डियल जनन कोशिका से, पहली समानता। दूसरी समानता ये कि बनने वाली पहली कोशिका का नाम वहां भी शुक्राणु मात्र कोशिका था, और oogenesis में भी अंडाणु मात्र कोशिका, जिसको हमने oogonia बोल दिया। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दोनों में ही परिपक्वन जो अवस्था थी, मैच्योरेशन फेज जो थी, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो फर्स्ट मैच्योरेशन फेज थी, फर्स्ट मैच्योरेशन फेज में हो रहा था आपके मियोसिस, और सेकंड मैच्योरेशन फेज में हो रहा है आपके माइटोसिस। तो ये तो हो गई बात समानता की। एक समानता और है, एक समानता ये है बेटा कि दोनों ही प्रोसेस से जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, अर्थात जो हमारा अंतिम उत्पाद है विच इज स्पर्म एंड ओवम, दे बोथ आर हैप्लॉइड, दे बोथ आर हैप्लॉइड। ये दोनों ही कैसे होते हैं, एगुणित होते हैं, और दोनों एगुणित एगुणित मिलके क्या बनाते हैं, द्विगुणित संरचना बनाते हैं। तो दोनों ही द्विगुणित होते हैं, और दोनों ही द्विगुणित रचनाएं अपना अपना जेनेटिक मटेरियल यानी कि अपना अपना आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक सूचना नेक्स्ट जनरेशन में पास थ्रू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये तो बात हो गई समानताओं की। अब अगर बात करें हम विभेदन की, तो विभेदन में बेसिकली आपको ये बताना है कि शुक्राणु जनन का जो प्रोसेस है वो सरल है, पहला पॉइंट। अंडाणु जनन जो है वो थोड़ा सा जटिल है। शुक्राणु जनन में बनने वाले सभी स्पर्मेटिड आगे जाके स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि अंडाणु जनन में केवल एक कोशिका होती है जो स्टार्टिंग से ही आकार में वृद्धि करती जाती है, और वही आकार में वृद्धि करती हुई कोशिका आगे जाके अंडाणु का निर्माण करती है, और अंडाणु संख्या में 1 बनता है, जबकि शुक्राणु संख्या में 8 बनते हैं। और अगर और आगे और विभेदन की बात करें तो आप वृद्धि प्रावस्था ले लीजिए कि उसमें वृद्धि प्रावस्था बहुत ही सरल थी, जबकि इसमें 2 तरीके की वृद्धि प्रावस्था थी, पीतक पूर्व वृद्धि अवस्था और पीतक वृद्धि काल अवस्था। परिपक्वन की बात कर ले तो परिपक्वन दोनों में सेम था, तो वो तो समानताओं में आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अंड जनन और शुक्राणु जनन को पूरा पढ़ने के बाद उसकी समानताएं तथा उसमें विभेदन आपको पता होना चाहिए। तो हमारा जो गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस था बेटा, गैमेटोजेनेसिस जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था युग्मक जनन, वो हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis, वी डिस्कस वाइटैलोजेनेसिस ऑल्सो, हमने पीतक भवन भी पढ़ लिया, पीतक के आधार पे अंडों का वितरण भी पढ़ लिया, अंड झिल्लियां भी देख ली, प्राथमिक द्वितीयक एंड तृतीयक। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम कल, वो है हमारा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन आपको तभी समझ आएगा जब आपको ये पता होगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis किस तरीके से हो रहा है, फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल गया। तो अब इस प्रोडक्ट का आगे हम प्रोसीजर पढ़ेंगे विच इज फर्टिलाइजेशन। तो आई होप कि आपको जो भी मैंने समझाया है क्लियरली मैंने मेंशन किया है बोर्ड पे, तो आई होप कि आपको क्लियरली ये समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आई होप कि आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे, नोट डाउन करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन।